हम जब भी पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं कि एक स्टेट किस प्रकार से बना और स्टेट बनने से पहले की सिचुएशन क्या थी, जिसको नेचर ऑफ स्टेट कहते हैं, और उसके बाद में एक जब राजा बनता है तो उसकी क्या ड्यूटी होती है, उसकी क्या एक स्टेट का क्या फॉरेन पॉलिसी होता है, डिप्लोमेसी किस प्रकार की होना चाहिए, जनता की ड्यूटी क्या होती है, एक राजा को क्या करना चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हम जब भी बात करते हैं तो हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर को पढ़ते हैं, जैसे प्लेटो हो गया, अरिस्टोटल, मैकियावेली, होब्स, लोक, रूसो, और इनके बाद में जेएस मिल भी आते हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन क्या आपको पता है कि इससे भी कई सालों पहले हमारे इंडिया के जो हिंदू टेक्स्ट बुक्स है उनमें ये सारी चीज़ें लिख दी गई है। एक एक चीज़ों को इस प्रकार से लिखा गया है कि इन सारी चीज़ों को कवर करती हैं कि किस प्रकार से स्टेट का निर्माण हुआ और इसके बाद में राजा का क्या कर्तव्य है, क्या उसकी ड्यूटी है, जनता को किस प्रकार का रहना चाहिए, फॉरेन पॉलिसी, डिप्लोमेसी, एडमिनिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल से लिखा गया है। कितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात है, लेकिन हम सब में से बहुत ही कम लोगों को ये बात पता है। तो आज के इस वीडियो में ये डिटेल से डिस्कस करूँगा। अगर हम बात करते हैं एशियंट इंडियन पॉलिटिकल थॉट के सोर्सेज के बारे में, तो यहाँ पर हमको मिलते हैं वेद, जिनमें डिटेल से बात की गई है कि राजा किस प्रकार का होना चाहिए, मंत्री किस प्रकार से होते हैं, स्टेट का निर्माण किस तरह से होता है, पावर के बारे में, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें वेद में मिलते हैं। और वेद के बाद में बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मण ग्रंथ भी है, उपनिषद, पुराण भी हैं, दो बड़े महाकाव्य रामायण, महाभारत, स्मृतियाँ, बौद्ध लिटरेचर और जैन लिटरेचर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र को कौन भूल सकता है। कौटिल्य का अर्थशास्त्र और कामंदा का नीति शास्त्र और शुकर नीति, इन सभी में पॉलिटिकल सिस्टम से जुड़ी हुई जो इश्यूज आए थे, समस्या आए थे, उनके बारे में डिटेल से बात की गई है। इनसे पहले जितने भी ग्रंथ लिखे गए थे उन सब में बस पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात की गई है, एक आइडियल थॉट कह सकते हैं, या फिर किस प्रकार से होना चाहिए, इन सब पर बात की गई है। लेकिन कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था उसमें डिटेल से स्टेट क्राफ्ट के बारे में बात की गई है, एक रियलिस्ट थॉट के साथ में। और इन सब के अलावा भी बात करें तो कलर की राज तरिंगिणी, बाण भट्ट का हर्षचरित्र, विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस और कालिदास का माल विगाग्नि मित्र और सोमदेव का कथा सरित सागर, ये सब भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम प्राचीन भारत में पॉलिटिकल सिस्टम की बात करते हैं तो यहाँ पर हमको तीन प्रकार के मेजर पॉलिटिकल सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक तो मोनार्की, जिसका मतलब ये है कि एक आदमी पूरी तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करता है, जो कि राजा होता था। और दूसरा है ओलिगार्की, जहाँ पर एक राजा ने होकर के कई लोग होते थे, गिने चुने 5-10 लोग, जो कि पूरी तरीके से सिस्टम को मैनेज करते थे और सारी चीज़ें चलाते थे। इसके बाद में आता है रिपब्लिक, जहाँ पर सभी लोग मिलजुल करके डिसीजन लेते थे और सरकार चलाते थे। हालांकि हम जब डिटेल से सब चीज़ों को पढ़ते हैं तो हमें ज़्यादातर जगहों पर मोनार्की का ही जिक्र देखने को मिलता है, मतलब कि राजतंत्र का। ऋग्वेद जैसे कई ग्रंथों में और कई स्पेसिफिक श्लोकों में हमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि जहाँ पर जनसभाएं होती थी, जहाँ पर लोग आते थे और डिसीजन लेते थे। तो इस तरह की जब चीज़ें होती तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कुछ लक्षण जो है रिपब्लिक का भी था, मतलब कि डेमोक्रेसी का भी था। अदरवाइज हम मोटे तौर पर बात करें तो यहाँ पर पूरी तरीके से मोनार्की ही था, जहाँ पर राजा के कर्तव्य बताए गए थे, उनके काम बताए गए थे, डिप्लोमेसी बताए गए थे, क्राइम बताए गए थे, उन पर क्या पनिशमेंट होती थी। यहाँ पर दंड का, मतलब कि पनिशमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। राजा को राज्य चलाने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ों का सहारा लेना पड़ता था, या फिर यूँ कहे कि दो इम्पोर्टेंट मेजर रोल प्ले करते थे। एक तो धर्म का बहुत इम्पोर्टेंट रोल था। धर्म इनफैक्ट राजा से भी बड़ा था, और धर्म के अनुसार राज्य को चलाने के लिए राजा होते थे, और राजा दंड का प्रयोग करते थे। मतलब कि दंड कह सकते हैं एक तरीके से राजा का हथियार था शासन चलाने के लिए, और इसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। दंड को हम सिंपली कानून कह सकते हैं, या फिर बल प्रयोग का एक तरीका कह सकते हैं कि किस प्रकार से राजा अपने बल प्रयोग करने का एक तरीका का यूज करता था, जो कि दंड होता था। और यहाँ पर मानव जीवन के 4 पुरुषार्थ भी बताए गए, 4 एंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसमें से पहला धर्म है। धर्म का अर्थ यहाँ पर वर्चू से है, मतलब कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को नैतिक तरीके से जी सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर धर्म का मतलब नैतिकता है। और दूसरा है अर्थ, जिसका मतलब ये हम वेल्थ से ले सकते हैं, जिसका सिंपल मतलब ये है कि मटेरियलिस्टिक जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी अर्थ में आती हैं। दूसरा है काम का मतलब यहाँ पर प्लेजर है, सेक्स वगैरह से। और चौथा है मोक्ष, जहाँ पर मतलब है कि अल्टीमेट गुड, जहाँ पर इन सभी चीज़ों से परे हो जाते हैं और जीवन का मोक्ष हो जाता है।
तो ये 4 मेजर ऐसे पुरुषार्थ बताए हैं। और यहाँ पर पॉलिटिक्स का सिमिलर मतलब राजधर्म से भी है। महाभारत में इसके बारे में बात की गई है कि अगर राजधर्म का सही से पालन नहीं किया जाता है तो यहाँ पर विनाश ही विनाश है। महाभारत में ये बताया गया है कि मानव अवस्था के अनुसार यहाँ पर 4 युग बताए गए हैं। एक तो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, जहाँ पर इन्होंने बताई है कि सतयुग के समय सारी चीज़ें सब सही थी, लोग एकदम शांति से रह रहे थे, एक दूसरे का सम्मान कर रहे थे, यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन इसके बाद जब सतयुग समाप्त हो गया तो इसके बाद में लोग लालची हो गए, एक दूसरे पर अटैक करने लग गए, एक दूसरे की संपत्ति को कब्जा करने लग गए। तो यहाँ पर एक तरह का मतेशी न्याय शुरू हो गया। मतेशी न्याय का सिंपल मतलब ये है कि हम जब समुद्र में देखते हैं तो बड़ी मछली जो होती है वो छोटी मछली को खा जाती है और ये सिलसिला चलता रहता है। मतलब कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई सिस्टम नहीं है, कोई कानून व्यवस्था नहीं है, एक तरह का जंगल राज है। तो महाभारत में ये बताए गए हैं कि जब ये जंगल राज शुरू हो गए थे तो जो शक्तिशाली पावरफुल लोग थे वो कमज़ोर लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया और उनकी संपत्ति को छीनना शुरू कर दिया। तो इसके बाद में भगवान ने क्या किया, यहाँ पर एक धर्म के नाम से राजा नाम की जो एक इंस्टीट्यूशन थी, मतलब कि एक तरह की मोनार्की शुरू कर दी जहाँ पर राजा शासन करता था और राजा को शासन करने के लिए दंड का प्रयोग करना होता था। तो ये पूरा सिस्टम कब आया, जब पूरी तरीके से अशांति थी, अव्यवस्था थी। तो अशांति को शांति में बदलने के लिए और अव्यवस्था को एक सिस्टमेटिक ढंग से बदलने के लिए भगवान ने धर्म के नाम से राजा को बनाया, मतलब कि मोनार्की राजतंत्र को बनाया और उस राजतंत्र को चलाने के लिए दंड बनाया कि दंड के प्रयोग से राजा पूरे सिस्टम को चला सके और मैनेज कर सके। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं था कि राजा अपनी मनमर्जी से एक तरह का डिक्टेटर हो। राजा का ये स्पष्ट रूप से कहा गया था कि राजा का ये कर्तव्य है जनता की सेवा करना। तो इस समय के जो राजा होते थे वो पूरी तरीके से डिक्टेटर नहीं होते थे, किसी प्रकार की अपनी ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते थे, क्योंकि राजा को राज्य चलाने के लिए जो वेदों में लिखा गया था उसके अनुसार चलाना होता था। इसके साथ साथ में यहाँ पर ब्राह्मणवाद था, जिसका मतलब ये है कि जो ब्राह्मण लोग थे, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे, वो मंत्री होते थे राजा के और उनकी सलाह के आधार पर राजा काम करता था। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि कोई परिस्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो, जहाँ पर कोई नियम पूरी तरीके से स्पष्ट नहीं हो या फिर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है राजा को इंटरफेयर करना, तभी राजा अपनी मर्जी से कोई डिसीजन लेता था। अदरवाइज सारे डिसीजन जो हैं आसपास के लोगों से और जो उनके मंत्री होते थे, जो वेदों में कहे गए थे, जो रीति रिवाज, जो परंपरा चल रही थी, उसी के अनुसार होते थे। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कहने को तो मोनार्की थी, लेकिन थोड़े लक्षण कहीं न कहीं रिपब्लिक के भी थे। पूरी तरीके से वो जो एक्सट्रीम डिक्टेटरशिप वाली चीज़ें यहाँ पर नहीं थी। वैसे तो प्राचीन भारत में हमें ये देखने को मिलता है कि राजा को धर्म के अनुसार ही चलना होता था और राज्य को चलाने के लिए धर्म का उपयोग ही करना होता था। धर्म मतलब कि नैतिकता। लेकिन कई की जगह हमें ये देखने को मिलता है जहाँ पर राजा को ये सलाह दी गई थी कि वो धर्म का पालन ना करे, मतलब कोई अनैतिकता का पालन करे। जैसे कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये कहा गया था कि राजा को राज्य चलाने के लिए दुष्ट लोगों को, मतलब कि खराब क्रिमिनल लोगों को सत्यानाश करने के लिए अनुचित मार्ग का भी उपयोग करना चाहिए, मतलब कि खराब तरीकों का भी उपयोग करके दुष्ट लोगों को, मतलब कि क्रिमिनल को मार देना चाहिए। कि साधन अच्छा हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन एंड अच्छा होना चाहिए, इसके बारे में बात की गई है। तो कौटिल्य ने ये बात यहाँ पर कही गई थी। और इसके साथ साथ में वेस्टर्न में हम देखते हैं तो ये सेम बात मैकियावेली भी कहते हैं कि माध्यम जरूरी नहीं हो कि हमेशा उचित हो, हमेशा नैतिक हो। कई के बार माध्यम अनैतिक भी हो सकता है, लेकिन जो उसका अंत है वो हमेशा अच्छा होना चाहिए। मतलब कि जो क्रिमिनल हैं, जो शत्रु हैं, उनको मारने के लिए चाहे छल करो या कुछ भी करो, लेकिन एंड गोल उनको मारना होना है। और महाभारत के शांति पर्व में भी हमें ये देखने को मिलता है कि जो पितामह भीष्म थे वो युधिष्ठिर को बताते हैं कि लोगों को जो शत्रु हैं ज़रूरत होने पर उनका काम निकाल देना चाहिए, उनको उनकी वाहवाही करनी चाहिए, लेकिन जैसे ही काम निकल जाए उनको पेड़ से कुचल देना चाहिए। लेकिन जब युधिष्ठिर ने ये कहा कि ये तो अनैतिक हो जाएगा, ये तो धर्म के विरुद्ध हो जाएगा, तब भीष्म ने कहा था कि ये सामान्य परिस्थिति की बात नहीं हो रही, जब सिचुएशन खराब हो तभी ये उपयोग कर लेना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है।
अगर हम स्टेट करप्ट की बात करें तो यहाँ पर 7 ऑर्गन ऑफ स्टेट की थ्योरी, जिसको सप्तांग थ्योरी कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। मनु अपने मनुस्मृति में इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं, कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि यहाँ पर बताया गया है कि स्टेट को चलाने के लिए ये 7 ऑर्गन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर ये एक ऑर्गन भी ना रहे तो इन सब की स्टेट की जो इम्पोर्टेंस है वो कम हो जाती है। अब अगर कंटेम्प्रेरी टाइम में देखें तो यहाँ पर 4 एलिमेंट्स बताए गए स्टेट की। पहला तो ये है कि पॉपुलेशन, दूसरा टेरिटरी, और तीसरा गवर्नमेंट, और चौथा सोवर्जिनिटी मतलब कि संप्रभुता। लेकिन उस समय टोटल 7 ऑर्गन बताए स्टेट के, जिनमें से पहला है स्वामी, जिसका मतलब है राजा, जो कि राजा सबसे टॉपर होता था। उसके बाद में आते हैं अमात्य मतलब कि मिनिस्टर। राजा बेसिकली एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो सोल होते थे स्टेट के। दूसरे जो मिनिस्टर अमात्य होते थे वो बेसिकली राज्य की आँख होती थी। और तीसरा सुहृदय मतलब कि मित्र, मतलब एक जो राज्य होता था उसके कई दूसरे राज्य मित्र भी होते थे जो कि उसको मदद करते थे इन्फॉर्मेशन देने के लिए, इसीलिए इनको कान कहा गया राज्य का, मतलब कि ईयर। चौथा जो है वो कोष, जहाँ पर जो है धन वगैरह इकट्ठा किया जाता था, तो ये राज्य का माउथ है। और पांचवा जो है आर्मी, ये राज्य का माइंड है। छठा जो है दुर्ग, ये राज्य की बाहें हैं। और सातवां जो है पुर, जिसको कौटिल्य जनपद भी कहते हैं, तो ये टेरिटरी एंड पॉपुलेशन इसमें आते हैं। तो ये राज्य की थाइज होती है। तो टोटल इस तरीके से इन्होंने इस सारी चीज़ों को डिफाइन किया और डिस्क्राइब किया। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति में राज्य का कंपैरिजन पेड़ से किया और बताया है कि जिस प्रकार से पेड़ की शाखाएं होती हैं उसी प्रकार से इन्होंने स्टेट क्राफ्ट्स के 6 शाखाएं बताई, जिसमें से इन्होंने पहले बताया संधि, मतलब कि किसी भी स्टेट को दूसरी स्टेट के साथ में मित्रता कर लेनी चाहिए और संधि कर लेनी चाहिए या फिर अलायंस कर लेना चाहिए। और दूसरे इन्होंने विग्रह बताया कि एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ में लड़ाई कर लेनी चाहिए, वॉर कर लेनी चाहिए। और तीसरा इन्होंने यान बताया, मतलब इसका मतलब ये है कि सेना को, आर्मी को युद्ध करने के लिए मोबिलाइज करना या फिर मोटिवेट करना, इस तरह की चीज़ें। और चौथा इन्होंने आसन बताया, मतलब कि न्यूट्रलिटी, कि अगर 2 स्टेट के बीच में युद्ध हो रहा है तो तीसरा स्टेट किस प्रकार से न्यूट्रल रह सके, किसी के साथ भी पार्टिसिपेट न होकर के अपना ही एक अलग रहे। हालांकि इसमें ये नहीं बताया गया था कि वो बाकी जो न्यूट्रल स्टेट हैं सभी मिल करके अलायंस कर ले, ऐसा नहीं बताया गया। सिर्फ इतना बताया गया है कि न्यूट्रल किस प्रकार से रहना है। इसका अगर मैं कंटेम्प्रेरी टाइम में एग्जाम्पल बताऊं तो कोल्ड वॉर चल रहा था यूएसएसआर और यूएसए के बीच में, तो इंडिया जैसे जो देश थे वो एक तरीके से न्यूट्रल थे। और पांचवा इन्होंने द्वैधी भाव बताया कि अगर युद्ध चल रहा होता है तो सेना को 2 भागों में बांट देना चाहिए। पहला भाग सेनापति के साथ में रहे और दूसरा भाग हमेशा तैयार रहे जरूरत होने पर। और छठा इन्होंने संचय बताया, मतलब कि अगर पावरफुल अगर कोई स्टेट है तो उसकी सहायता ले लेनी चाहिए, उसके शरण में चले जाना चाहिए। जैसे आज के समय में बात करूं तो यूएसए बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो अगर कोई छोटा देश है चाहता है कि मैं यूएसए से पंगा लूं तो ये सही नहीं है। एज ए डिप्लोमेसी के तरीके से सोचे या फिर फॉरेन पॉलिसी के हिसाब से देखें तो ये एक तरह की मूर्खता है। तो शुक्राचार्य ने यही बताया कि अगर पावरफुल कोई स्टेट है तो उससे पंगा ना लिया जाए, उसकी शरण में चला जाए। ये सारी 6 इन्होंने टोटल ऑर्गन बताए स्टेट। इस टाइम में एक स्टेट की डिप्लोमेसी के लिए क्या क्या सॉल्यूशन है, इसके लिए इन्होंने 4 मेजर उपाय बताए जिनके बारे में आप भी जानते होंगे। पहला है साम, इसका मतलब ये है कि अगर एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ में उसको मनाना होता है तो उसके साथ में पॉलिटिकल बात करनी चाहिए, उसके साथ में संधि करनी चाहिए, इसके साथ में मतलब पॉलिटिकली तरीके से बातचीत करनी चाहिए। दूसरा है दाम, जिसका मतलब ये है कि उसको फाइनेंशियली कुछ लालच दे देना चाहिए, पैसे दे देने चाहिए। उस समय तो जो सिक्के चलते थे, गोल्ड चलता था, तो वो सारी चीज़ें। और तीसरा है दंड, मतलब जिसका मतलब ये है कि उसको डरा देना। अगर एक स्टेट पावरफुल है, दूसरा स्टेट कमज़ोर है, तो उसको डरा देना चाहिए अपने पावर के दम पर, मेन पावर और आर्मी के दम पर। और चौथा है भेद, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर फूट डाल देना जिसके वजह से वो अपने आप ही कमज़ोर हो जाएगा और उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो उस समय की सिचुएशन यही थी कि एक जो स्टेट है
उसकी जो टेरिटरी होती थी, किस प्रकार से वो अपनी टेरिटरी को बढ़ा सके। ये मतलब कि कह सकते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट उद्देश्यों में से एक उद्देश्य था स्टेट का। तो इसके लिए इन्होंने ये 4 तरीके बताए जिसकी मदद से एक राजा अपने स्टेट की टेरिटरी को बढ़ा सके और दूसरे स्टेट पर कब्जा कर सके। और उस समय न केवल मेन काम राज्य का और पॉलिटिकल सिस्टम का होता था, बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम में वहाँ पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में भी बात कही गई थी। उस समय अलग अलग डिपार्टमेंट होते थे, उसमें पब्लिक सर्वेंट भी होते थे। इनके बारे में हालांकि बाकी किताबों में कम मिलता है, लेकिन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इन सब के बारे में डिटेल से मिलता है। इसके साथ साथ में उस समय गुप्तचरों को भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस थी। वो एक मेजर रोल प्ले करते थे एक स्टेट को चलाने में। और अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि उस समय मेन चीज़ ये थी कि भगवान ने धर्म के अनुसार राज्य को बनाया, राजा को बनाया, और राजा को राज्य को चलाने के लिए दंड का उपयोग करना होता था। लेकिन अगर राजा ही खराब हो, राजा अगर एक्सट्रीम डिक्टेटर बन जाए और जनता का शोषण करना शुरू कर दे, तो फिर जनता को क्या करना चाहिए। तो हालांकि इसके बारे में एक ओपिनियन तो नहीं है, अलग अलग थिंकर्स के अलग अलग ओपिनियन है, अलग अलग किताबों में अलग अलग सॉल्यूशन बताए गए थे। लेकिन मेजर सॉल्यूशन ये है कि एक तो ये है कि अगर ऐसा राजा हो तो जनता को उस राज्य को छोड़ देना चाहिए और दूसरे राज्य में चला देना चाहिए। और इसके साथ साथ में ये भी बताया गया है कि इस तरह के राजा को मार देना चाहिए। और महाभारत में ये बताया गया है कि अगर राजा खराब हो तो उस राजा को, जनता का ये काम है कि उस राजा को गद्दी से उठा के फेंके और एक अच्छा राजा को सिंहासन पर बिठाए। अगर हम उस समय के टैक्सेशन मतलब कि कर के बारे में बात करें तो ये कर इसलिए लिया जाता था ताकि जनता की सेवा कर सके। राजा का ये कर्तव्य है जनता की सेवा करना, उसके लिए वो कर ले। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बताया गया था कि अगर किसी व्यक्ति की कोई संपत्ति चोरी हो जाती है और वो वापस नहीं मिलती है तो ये राजा का काम है, मतलब कि ये स्टेट का काम है कि वो उसकी संपत्ति की पूर्ति करे। इसके साथ साथ में अगर राजा जनता की सेवा ना कर पाए, उसका ये कर्तव्य है, इसके बावजूद भी वो ऐसा नहीं करता है, तो राजा का कोई अधिकार नहीं है कि वो टैक्स ले। तो यहाँ पर टैक्स के बारे में ये बात कही गई कि ये ज़रूरी है ताकि जनता की सेवा कर सके, उन्हें अपॉर्चुनिटी दी जा सके, उन्हें एक अच्छे इन्वायरमेंट में रखा जा सके, उन्हें एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन दिया जा सके। लेकिन इसके साथ साथ में ये भी बताया गया था कि अगर ऐसा ना कर पाए तो ये बहुत गलत होगा। और विदुर नीति में ये बताया गया है कि एक अच्छा राजा वही है जो जनता को बिना किसी नुकसान पहुंचाए टैक्स ले। और इसके साथ साथ में ये भी बताया गया था कि टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि टैक्स लेकर के जो वंचित लोग हैं या फिर जिन लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है उनको कुछ देने के लिए, मतलब कि राजा जो हैं या फिर स्टेट जो हैं, टैक्स इसलिए लिया जाता है ताकि किसी से लेकर के किसी को दे सके, वो अपने फ़ायदे के लिए नहीं लेता है। तो ये सारी मेजर जो टॉपिक मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है, तो ये हमारे प्राचीन भारत में इस तरह का सिस्टम होता था, इसके बारे में इतनी ज़्यादा डिटेल से लिखी गई है। आपको यदि ये वीडियो पसंद आया है तो मुझे ज़रूर बताइए। इसके साथ साथ में आगे भी और डिटेल में इंडियन पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर के बारे में बात करूँगा। इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ें अलग अलग सोर्स से ली गई है और ये पूरी कोशिश की गई है कि मैं अपना ओपिनियन दिए बिना सारी चीज़ें आपके सामने प्रेजेंट करूं। अगर इसके बावजूद भी अगर वीडियो में कोई फैक्चुअली और कॉन्सेप्चुअली कोई भी गलती हो, किसी भी प्रकार की कोई गलती हो, तो टाइमलाइन बता करके वहाँ पर मेरी गलती हाईलाइट कीजिए और हो सके तो अपना सोर्स भी दीजिए।